नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। देवभूमि में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए अब बुलेटिन की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में मॉर्निंग वॉक के दौरान आम नागरिकों, पर्यटकों और स्कूली बच्चों से मुलाकात की और सबके साथ आत्मीय वार्ता की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय चाय विक्रेता भरत की दुकान पर चाय का स्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री ने मानस खेड़ मिशन के अंतर्गत नैना देवी मंदिर परिसर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। बताया गया कि मंदिर को वो और अधिक भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए 11 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मिशन के अन्य विकास कार्यों डीएएसए मैदान में सुधार, वालिया नाला और ठंडी सड़क पर भूस्खलन सुरक्षा कार्यों की भी जानकारी अधिकारियों से ली और संबंधित विभागों को इन सभी कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्थानीय नागरिकों, दुकानदारों, युवा साथियों से भेंट कर उनके विचार और सुझाव सुने। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित विकास कार्य, जनहितकारी योजनाओं पर उनका फीडबैक भी लिया। लोगों ने खिले चेहरे और उस क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलाव की कहानी बयां की। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार जन भागीदारी के इसी संकल्प के साथ लगातार बेहतर शासन, पारदर्शिता और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज आज राजभवन में एक खास मौके पर पहुंचे। यहां आयोजित बुक लॉन्च इवेंट में मुख्यमंत्री धामी की उपलब्धियों और उनके कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों को समर्पित एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर सरकारी अधिकारी, गणमान्य नागरिक और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से उनके प्रयास और प्रदेश की प्रगति को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। वहीं गवर्नर और स्वामी चिदानंद सरस्वती ने भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व और उत्तराखंड की विकास यात्रा की सराहना की। राजभवन इस कार्यक्रम में न सिर्फ मुख्यमंत्री की उपलब्धियों को उजागर किया गया, बल्कि आम नागरिकों और युवा पीढ़ी के लिए भी इसे प्रेरणा स्रोत बताया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया है। हरिद्वार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विकास भवन के निकट प्रदेश स्तरीय धरना शुरू कर सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी समस्याओं पर ठोस और लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, वो आंदोलन जारी रखेंगे। उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले शुरू हुए अनिश्चितकालीन धरने पर मौजूद आंगनबाड़ी वर्कर ने कहा कि सरकार की ओर से उनके हितों के संबंध में अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे राज्य भर के आंगनबाड़ी वर्कर बेहद ही निराश है और आंदोलन के लिए बाध्य है। वहीं इस आंदोलन को उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का भी समर्थन मिल गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं संग धरने प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सरकार को आंगनबाड़ी बहनों की मदद करनी चाहिए और उनका उचित मानदेय भी सरकार को देना चाहिए। हम धामी सरकार से अपील करेंगे कि वे आंगनबाड़ी बहनों की मांगों पर संज्ञान ले। उन्होंने कहा कि हर सामाजिक कार्य में इनका काम लिया जाता है। आज इस महंगाई के जमाने में 5,000, 9,000 से घर का खर्च नहीं चल सकता। अगर ये 24,000 की मांग कर रहे हैं तो गलत नहीं है। लखनऊ था तो सोचते थे उत्तराखंड से लखनऊ कहां आवाज जाएगी। आज देहरादून में सरकार बैठी है और हम अपने छोटे कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं कर सकते। इनकी मांगे जायज है। अगर ये 24,000 मांग रहे हैं तो रिटायरमेंट होने पर राजकीय कर्मचारी घोषित करने की अगर मांग है तो क्या गलत है। मैं धामी सरकार से कह रहा हूं कि मुख्य सचिव से भी ये मांग कर रहा हूं कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी, उनकी जायज मांग है। ये बेचारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कर्मचारी हैं, आज अगर प्रदेश में कोई समस्या हो, वोटर लिस्ट बनानी हो तो इनसे काम लेते हैं हम। अगर कोई भी काम होता है, कहीं कोई बच्चा बीमार हो गया तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता काम करती हैं। तो हर सामाजिक कोई काम होता है
हर जगह इनसे काम लिया जाता है। और आज अगर इनको 9,000 रुपये मिल रहा है, साय को 5,000 मिल रहा है, आज इस महंगाई के जमाने में 5,000 9,000 से घर का खर्चा नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। अगर ये 24,000 की मांग कर रहे हैं तो क्या कोई बहुत कुछ मांग कर रहे हैं क्या? अगर अपनी भूमिका को निभाएंगे। हमने ये उत्तराखंड से थोड़ी बनाया था कि आज ये बेचारे जो है अब छोटी छोटी मांगों के लिए धरना देना पड़ेगा इनको। अरे लखनऊ था तो हम सोचते थे यार उत्तराखंड के हरिद्वार से लखनऊ कहाँ आवाज जाएगी, पौड़ी से चमोली से कहाँ आवाज जाएगी, पिथौरागढ़ से कहाँ आवाज जाएगी। आज देहरादून में सरकार बैठी है और आज हम अपने इन छोटे कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इनको आज इतने दिन हो गए धरने पे बैठे हुए। अरे कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठ के होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी उनकी जायज मांग है। राज्य निर्माण के प्रमुख आंदोलनकारी और यूकेडी के संस्थापक सदस्य रहे दिवाकर भट्ट को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर दिवंगत दिवाकर भट्ट का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए समर्थकों और यूकेडी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत समेत तमाम राजनीतिक हस्तियां भी दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि देने पहुंची। दिवाकर भट्ट के पार्थिव शरीर को उनके बेटे ललित भट्ट ने मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि मंगलवार को 79 साल की उम्र में दिवाकर भट्ट का निधन उनके हरिद्वार स्थित आवास पर हुआ। दिवाकर भट्ट लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उत्तराखंड राज्य के लिए किए जा रहे आंदोलन में अपने आक्रामक तेवर के चलते उन्हें फील्ड मार्शल के नाम से जाना जाता है। दुखद है, एक मूर्धन्य आंदोलनकारी जिन्होंने राज्य निर्माण आंदोलन को एक नई धार देने का काम किया। और यदि मैं कहूँ कि वो हमारे राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रगणी नेताओं में से थे, इसीलिए लोगों ने उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी, क्योंकि उनका राज्य निर्माण में जो योगदान दिवाकर भट्ट उनके परिवार का था वो भूला नहीं। उत्तराखंड का बच्चा भी और उत्तराखंड के देश और दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग होंगे वो इस संघर्षशील और जुझारू व्यक्तित्व के धनी जिसने अपने जीवन का तिल तिल उत्तराखंड के लिए समर्पित किया, आज बहुत ही दुखी मन से उनको सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत बड़े सिपाही थे, उत्तराखंड क्रांति दल के भी सिपाही थे और हमारे एक अच्छे मित्र थे। राज्य बनने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई जिनको लेके भट्ट जी लगातार चिंतित थे। हम लोग मिल बैठ के इस पर विचार करते थे कि कैसे ये स्थिति सुधरेगी, और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। ये न केवल हमारी क्षति है व्यक्तिगत, न केवल उत्तराखंड क्रांति दल की क्षति है, बल्कि पूरे उत्तराखंड की क्षति है। और उसके लिए यही कहा जा सकता है कि अब हम लोगों को उनके बताए हुए, उनके विचार किए हुए बिंदु काम करना चाहिए। पूजनीय स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी का जो यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है वो पूरी श्रद्धांजलि के साथ राजकीय सम्मान के साथ किया गया है। और यहाँ पर पूरे राज्य भर से जनप्रतिनिधि लोग और समाज सेवी लोग और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सभी लोग मिलकर स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। कौन सा जनप्रतिनिधि काफ़ी स्थानीय उत्तरकाशी, टेहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून सभी स्थलों से काफ़ी भारी संख्या में जनमानस यहाँ पे उमड़ा है। दुखद है, एक मूर्धन्य आंदोलनकारी जिन्होंने राज्य निर्माण आंदोलन को एक नई धार देने का काम किया। और यदि मैं कहूँ कि वो हमारे राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रगणी नेताओं में से थे, इसीलिए लोगों ने उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी, क्योंकि उनका राज्य निर्माण में जो योगदान दिवाकर भट्ट उनके परिवार का था वो
भूला नहीं। उत्तराखंड का बच्चा बच्चा भी और उत्तराखंड के देश और दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग होंगे वो इस संघर्षशील और जुझारू व्यक्तित्व के धनी जिसने अपने जीवन का तिल तिल उत्तराखंड के लिए समर्पित किया, आज बहुत ही दुखी मन से उनको सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत बड़े सिपाही थे, उत्तराखंड क्रांति दल के भी सिपाही थे और हमारे एक अच्छे मित्र थे। राज्य बनने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई जिनको लेके भट्ट जी लगातार चिंतित थे। हम लोग मिल बैठ के इस पर विचार करते थे कि कैसे ये स्थिति सुधरेगी, और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। ये न केवल हमारी क्षति है व्यक्तिगत, न केवल उत्तराखंड क्रांति दल की क्षति है, बल्कि पूरे उत्तराखंड की क्षति है। और उसके लिए यही कहा जा सकता है कि अब हम लोगों को उनके बताए हुए, उनके विचार के हुए बिंदु काम करना चाहिए। पूजनीय स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी का जो यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है वो पूरी श्रद्धांजलि के साथ राजकीय सम्मान के साथ किया गया है, और यहाँ पर पूरे राज्य भर से जनप्रतिनिधि लोग और समाज सेवी लोग और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम सभी लोग मिलकर स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। कौन कौन सा जनप्रतिनिधि काफ़ी स्थानीय उत्तरकाशी, टेहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून सभी स्थलों से काफ़ी भारी संख्या में जनमानस यहाँ पे उमड़ा है। दुखद है, एक मूर्धन्य आंदोलनकारी जिन्होंने एक्टर उर्मिला सनावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब हरिद्वार के पूर्व विधायक सुरेश राठौर खुले तौर पर मीडिया के सामने आए और उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोग उनके राजनीतिक छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। राठौर ने आरोप लगाया कि उर्मिला सनावर उन्हीं लोगों में शामिल है और ये पूरा मामला श्री गुरु रविदास महापीठ को तोड़ने का एक बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों में कोई सच्चाई नहीं है। सुरेश राठौर ने स्पष्ट किया कि उनकी एक ही पत्नी है, रविंद्र कौर, और उनके नाम पर किसी दूसरी शादी का दावा पूरी तरह से झूठा है। उन्होंने कहा कि उर्मिला सनावर झूठे आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है और कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत इस विवाद को हवा दे रहे हैं। राठौर ने मीडिया से कहा कि वे सच्चाई सामने लाने में सहयोग करें ताकि जनता भ्रमित ना हो। बहुत निम्न स्तर के लोग जो हैं वो इस तरह के कृत्य करते हैं। ये उर्मिला सनावर उसी का एक अंग है और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है श्री गुरुदास महापीठ को विघटित करने का, तोड़ने का और मेरे समाज में छवि को खराब करने का। बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये मेरा वर्चस्व को समाप्त करने के लिए कोई लोग उर्मिला सनावर के पीछे लगे हैं, जो इसको प्रोत्साहित करते हैं और इसका साथ देते हैं, इसका सहयोग करते हैं। इस तरह से वो मेरी इस छवि को खराब कर रही है, मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर समाज के बीच। संविधान दिवस के मौके पर प्रदेश के 22,559 स्कूलों में वंदे मातरम का गायन किया गया। एक साथ शिक्षा निदेशालय से लेकर सभी स्कूलों में वंदे मातरम की धुन गूंजती हुई नजर आई। वहीं स्कूलों में बच्चों को वंदे मातरम का महत्व भी बताया गया। उसके उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में तो सभी टीचर्स ने, जितने अधिकारी हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इन सब ने आज संविधान की प्रतिज्ञा ली हुई है। और दूसरी बात, 150वीं वर्षगांठ हमारी हो रही है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की, तो उसके उपलक्ष्य में सारे विद्यालयों में हमारे आज 9th से लेकर 10th तक एक प्रोग्राम्स हुए हैं जिसमें कि वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ है। बच्चों ने उसका मतलब समझा है कि उसका क्या मतलब उसका होता है, उसके उद्देश्यों को बताया गया है और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में क्या उसकी उपयोगिता रही है उसके बारे में पूरा जो है बताया। एसएसपी देहरादून के निर्देश अनुसार पूरे जनपद में पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और
पुलिस की विभिन्न टीमें सीमावर्ती चेक पोस्टों और आंतरिक मार्गों पर लगातार वाहनों और व्यक्तियों की जांच कर रही है। इस दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों से पूछताछ कर आवश्यक जानकारियां भी जुटाई जा रही है। रात के समय संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों को थाने में लाकर उनकी पूरा सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही है। संदिग्धों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। एसएसपी देहरादून ने नागरिकों से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दे। हरिद्वार का एसएमजेएन पीजी कॉलेज आज देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर सैकड़ों विद्यार्थियों और शिक्षकों ने राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गान किया। आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इसे मनाया गया। स्वतंत्रता संग्राम में रचित वंदे मातरम का आज 150वां वर्ष युवाओं में आत्मविश्वास, ऊर्जा और राष्ट्र प्रेम का संचार कर रहा है। आज का सामूहिक गायन एकता का सशक्त संदेश देता हुआ नजर आया। ऋषिकेश में कक्षा 6 से लेकर 10 तक के छात्रों को अब राष्ट्रीय चिल्ड्रन एकेडमी में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हासिल करने का मौका मिलेगा। स्कूल में 3 मंजिला एक नया भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसमें अध्यापक कक्षा 6 से लेकर 10 तक के छात्रों को अलग सेक्शन के तहत उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देंगे। नवनिर्मित भवन का लोकार्पण मुख्य अतिथि और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, स्वामी केशवानंद महाराज और निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने रिबन काट कर किया। मौके पर स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में शामिल अभिभावकों का समा बांधा। स्कूल प्रबंधन की ओर से अतिथियों का स्वागत और सम्मान भी हुआ। मौके पर मुख्य अतिथि प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि राज्य का प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्राइवेट स्कूलों में भी सरकार के इस मिशन में अपना अहम योगदान देने में ये लोग लगे हुए हैं। नवनिर्मित भवन के लोकार्पण होने से छात्रों को और ज्यादा सुविधाएं और बेहतर शिक्षा मिलेगी। मौके पर 3 कंप्यूटर और 100 कुर्सी विधायक निधि से स्कूल को देने की घोषणा प्रेमचंद्र अग्रवाल ने की। स्वामी केशवानंद महाराज ने कहा कि राष्ट्रीय चिल्ड्रन एकेडमी में किताबी शिक्षा के अलावा छात्रों को राज्य की संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा भी दी जा रही है। चिल्ड्रंस एकेडमी ये बहुत पुराना यहाँ का विद्यालय है और बहुत कम फीस पे अच्छी पढ़ाई देने का काम करता है। यहाँ के आसपास के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ के जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ की प्रबंध समिति है, यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं, सभी लोग और क्षेत्रीय लोगों की मदद से यहाँ पे 6 कमरे आज बनाए गए। उसके लिए मैं यहाँ आया और उसका लोकार्पण किया। अच्छा लगता है कि ऐसे विद्यालय आगे बढ़ने चाहिए क्योंकि यहाँ सामान्य श्रेणी के बच्चे पढ़ते हैं और मैं ऐसे विद्यालयों को हमेशा मदद करता रहा हूँ। आप जानते हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं इस प्रकार की मेरी मदद या विधायक निधि से घोषणा हमेशा होती रही है। आज मैंने इस विद्यालय के लिए 100 कुर्सियाँ और 3 कंप्यूटर जो इन्होंने मेरे से मांग की थी वो मैंने देने की घोषणा की है ताकि यहाँ के बच्चों को उसका लाभ मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र है, आजकल IT का ज़माना है तो उनको उसका लाभ मिल सके, मैंने घोषणा की। चिल्ड्रंस एकेडमी ये बहुत पुराना यहाँ का विद्यालय है। और हरबटपुर नगर पालिका क्षेत्र में एक अहम खबर सामने आ रही है। जिला अधिकारी देहरादून श्री स्वीन बंसल ने नगर पालिका हरबटपुर को निर्देशित किया है कि नगर पालिका की सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने पिछले 15 से 20 वर्षों से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और वहां पक्के मकान भी बना लिए हैं। नगर पालिका हरबटपुर के अधिशासी श्री BSL आर्य ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नागरिकों को अपने अवैध अतिक्रमण को 1 हफ्ते के भीतर ही हटाना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की जनहानि ना हो, इसके लिए नगर पालिका ने पुलिस बल की मदद भी मांगी है। नगर पालिका की ये कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त संदेश है जो लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। हरबटपुर नगर पालिका अंतर्गत 3 स्थान है जो सरकारी जमीन पे अतिक्रमण है, वो चिन्हित है। उनको इससे पहले भी नगर पालिका द्वारा नोटिस दिया गया, रेवेन्यू
विभाग द्वारा भी नोटिस दिया गया, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया है। जिला अधिकारी महोदय के आदेशों के अनुपालन में उन चिन्हित अतिक्रमणों को हटाने के लिए हम लोगों ने डेट तय कर दी है और उसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मांग की है 8, 9, 10 दिसंबर को। तो मजिस्ट्रेट और भारी मतलब पुलिस बल, महिला पुलिस सहित प्राप्त होने पर इन अतिक्रमणों को, जो चिन्हित अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। आगे इस प्रकार के अतिक्रमण न हो, इसके लिए आपकी तरफ से क्या निगरानी होती है? इसके तरफ से हमारे नगर पालिका कर्मचारियों की एक टीम गठित की गई है और ये अतिक्रमण आज के नहीं है। ये अतिक्रमण कम से कम 15 से 20 साल पुराना। पचवादून क्षेत्र में तेज रफ्तार लोडर वाहन और इसके साथ ही जो इस तरह से रफ्तार हो रही है, खनन माफियाओं का राज सामने आ रहा है, वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात शिमला बाईपास के शेरपुर क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हो गई और एक घर में घुस गई। घटना में घर को भारी नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि हादसे के समय परिवार के सदस्य सुरक्षित स्थान पर मौजूद रहे, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। चिंता की बात यह है कि पिछले 1 महीने के भीतर ये दूसरी घटना है जब किसी के घर में लोडर वाहन घुसकर नुकसान पहुंचा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि खनन से जुड़े वाहनों की लगातार तेज रफ्तार और अवैध संचालन के कारण सड़कें खतरे का जोन बन गई है। रोजाना खनन वाहनों से दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि रात में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाया जाए, ओवरलोडेड और तेज रफ्तार वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में बैरिकेडिंग और मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए। लोगों का कहना है कि अगर हालात यूं ही बने रहे तो किसी बड़ी त्रासदी का जरूर इंतजार किया जा रहा है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में ध्वज पताका फहराया और प्रभु राम को याद करते हुए भावुक भी हुए। उत्तराखंड भाजपा प्रवक्ता जपेंद्र सिंह ने कहा कि कट्टर कांग्रेसी कभी भी राम मंदिर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के इतने बड़े आयोजन में कोई भी कांग्रेसी नेता वहां पर मौजूद नजर नहीं आया। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी का प्रकरण याद कर देखिए, जब उन्होंने 600 साधु संतों के ऊपर गोलियां चलाने का काम किया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त की जानी थी, उस समय भी कांग्रेस की सरकार ही थी। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने। उसी वजह से कांग्रेस देश से भी जल्द गायब हो जाएगी। जो कट्टर कांग्रेसी है वो कभी भी राम मंदिर नहीं जाएंगे। आप स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जमाना और वो प्रकरण याद कीजिए कि जब 600 से ज्यादा साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी। वो तो कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का समय था, तब भी केंद्र में कांग्रेस थी और राज्य में कांग्रेस की सहयोगी सरकार थी और वहां पे भी गोलियां चली। जो कट्टर कांग्रेसी है वो कभी भी राम मंदिर नहीं जाएंगे। आप स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जमाना और वो प्रकरण याद कीजिए कि जब 600 से ज्यादा साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी। वो तो कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का समय था, तब भी केंद्र में कांग्रेस थी और राज्य में कांग्रेस की सहयोगी सरकार थी। गुलदार को पकड़ने के लिए लगाया गया पिंजरा वन विभाग की बड़कोट रेंज के चकजोगी वाला क्षेत्र में नजर तो आया, लेकिन कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। गुलदार की चहलकदमी से स्थानीय लोगों में और भी दहशत का माहौल बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से गुलदार लगातार लोगों के घरों के आसपास दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पार्क प्रशासन जनता की सुरक्षा को लेकर ध्यान नहीं दे रहा है। बता दें, शनिवार देर रात गुलदार नवनीत गुनसौला के घर के आंगन में आ धमका।
और इसका वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि गुलदार घर के आंगन में घूमता नजर आ रहा है। इस दौरान कुत्ते को गुलदार दिखाई देता है और इसके बाद वो गुलदार पर भौंकने लग जाता है। मकान की चारदीवारी फांदकर गुलदार जैसे ही कुत्ते को पकड़ने की कोशिश करता है तभी वहां रखे कुछ बर्तन गिर जाते हैं और उनकी आवाज सुनकर गुलदार खुद ही घबरा जाता है और जंगल की ओर भाग खड़ा होता है। इस घटना के बाद से क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल और भी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए 4 दिन पहले ही पिंजरा लगाया, लेकिन गुलदार उसके आसपास भटकने को तैयार नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी सुरक्षा को लेकर वन विभाग लापरवाह बना हुआ है। कुंभ मेले की तैयारी को लेकर शुक्रवार को हरिद्वार में बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी अखाड़ों के साधु संतों के साथ चर्चा करेंगे। शुक्रवार को होने वाली मीटिंग को लेकर डीम कोठी के पास गंगा घाट पर तैयारी की जा रही है। मेला प्रशासन ने सभी अखाड़ा के साधु संतों को मीटिंग के लिए निमंत्रण भी भेज दिया है। मीटिंग में कुंभ मेला 2027 को पूर्ण कुंभ के रूप में आयोजित करने को लेकर भी घोषणा हो सकती है। कुंभ मेला 2027 को लेकर ये मुख्यमंत्री के अखाड़ों के साधु संतों के साथ पहली मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री के साथ होने वाली मीटिंग को लेकर अखाड़ा के साधु संत भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आज यहाँ डैम कोटी में तैयारियां चल रही हैं। हमारे जितने भी समस्त अखाड़े हैं उनके प्रतिनिधिगणों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ पे बैठक प्रस्तावित है और उसी क्रम में यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। समस्त अखाड़ों को बुलाया गया है, जनप्रतिनिधिगण हैं और कुछ अधिकारीगण हैं। अखाड़ों के साथ बैठक है। 13 के 13 अखाड़े हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं जो उनके द्वारा नामित किए गए हैं वो सब यहाँ पे क्योंकि अब हमारा 2027 में कुंभ प्रस्तावित है तो उसी के क्रम में किस तरह से करना है, आयोजन किस तरह से होना है, उसी पे विस्तृत चर्चा। कल मुख्यमंत्री जी की बैठक है, उसमें उन्होंने आमंत्रित किया है सभी अखाड़ों को, तो उसमें सम्मिलित होंगे और वहाँ पे जैसी वार्ता होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति चुनौतीपूर्ण है और पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है। हाल में ही कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव किए हैं। कांग्रेस ने नए नेताओं को जिम्मेदारी दी है, जैसे कि गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी अब टैलेंट हंट के जरिए लोगों को ढूंढ रही, लेकिन यह देखना होगा कि कांग्रेस की नई रणनीति कितनी सफल होती है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस को अपनी जड़ें मजबूत करनी होगी और बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनानी होगी। देखिए, सही बात तो यह है कि कांग्रेस एक सुपरफिशियल ढंग से काम कर रही है। कुछ चेहरे हैं जो पहले से सक्रिय हैं, पुराने हैं, तो वो ऊपर ऊपर राजनीति में कहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो वहाँ कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, धरातल पर नहीं है। तो जैसे उन्होंने संगठन सृजन की बात की, मैं उस शब्द से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि संगठन का सृजन करना मतलब कोई नई चीज खड़ी करना, इसका मतलब संगठन था ही नहीं, तो वो नए सिरे से संगठन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। तो संभवतः उसी की कड़ी में ये आगे को बढ़ रहे होंगे, लेकिन वो संगठन सृजन तब कर रहे हैं जब चुनाव सर पर खड़ा है। जब तक वो संगठन को सृजित करेंगे तब तक चुनाव निकल के भाजपा के झोली में जा चुका होगा। तो कांग्रेस की हालत जो है धरातल पर बहुत अच्छी नहीं है और अब जाके वो हंटिंग कर रहे हैं कि साहब कोई व्यक्ति हमको कहीं मिले जिसका हम उपयोग कर सकें। तो इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति कितनी कमजोर है। देखिए, सही बात तो यह है कि कांग्रेस एक सुपरफिशियल ढंग से काम कर रही है। कुछ चेहरे हैं जो पहले से सक्रिय हैं, पुराने हैं, तो वो ऊपर ऊपर राजनीति में कहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो वहाँ कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, धरातल पर नहीं है। तो जैसे उन्होंने संगठन सृजन की बात की, मैं उस शब्द से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि संगठन का सृजन करना मतलब कोई नई चीज खड़ी करना, इसका मतलब संगठन था ही नहीं, तो वो नए सिरे से संगठन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। तो संभवतः उसी की कड़ी में ये आगे को बढ़ रहे होंगे, लेकिन वो संगठन सृजन तब कर रहे हैं जब चुनाव सर पर खड़ा है। जब तक वो संगठन को सृजित करेंगे तब तक चुनाव निकल के भाजपा के झोली में जा चुका होगा। तो कांग्रेस की हालत जो है धरातल पर बहुत अच्छी नहीं है और अब जाके वो हंटिंग कर रहे हैं कि साहब कोई व्यक्ति हमको कहीं मिले जिसका हम उपयोग।
विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 और उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 के आयोजन से पूर्व उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से कार्यक्रम की जानकारी महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने दी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण में बदलाव और प्रदेश में आपदाएं आना और उनसे कैसे निपटा जाए उस विषय पर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार में देश और विदेश से कई वैज्ञानिक प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अनेकों आपदाएं उत्तराखंड में आती है और इससे कैसे निपटा जाए, कैसे बचाव किया जाए और इन आपदाओं के क्या कारण है उस पर चर्चा की जाएगी। भविष्य के लिए ये लाभकारी भी होगी। साथ ही उत्तराखंड की आबोहवा और पर्यावरण कैसे सुरक्षित हो उस पर भी चर्चा की जाएगी। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन है, समिट है और उत्तराखंड ने इसकी पहल ली है और अपने स्तर पर, राज्य के स्तर पर ये अपने आप में पहली पहल है। जो पूर्व में हुए हैं वो अन्य संस्थाओं के साथ जो लोग कराते रहे उनके साथ हुआ, तो ये पहला सम्मेलन है जो विश्व स्तरीय है जिसको करने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो पूर्व में भी हुए, जैसे हमने राज्य के भी कराए, तो उसमें भी हमने डिजास्टर और क्लाइमेट इंड्यूस्ड जो डिजास्टर्स हैं उनको फोकस में रखा। उनसे बहुत सी लर्निंग हुई हैं जिनके आधार पर हमने विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों को भी जोड़ा है, लिया भी है। साइंस ऑफ सर्वाइवल जैसे करिकुलम भी बनाए हैं। इंक्लूसिविटी जो हमारे डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं उनको भी इसमें जोड़ के हम लोग चले हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट और इसकी साइंस आधारित क्या हो सकता है, एक सेल की भी हमने अपने आप में स्थापना की है कि इस तरह की कोशिशें करवा देते हैं कि अगर वाडिया कुछ कर रहा है या इसरो कुछ कर रहा है उनको हम साथ लेके आए हैं। हमने कोशिश की है कि उसके समाधान दे पाएँ, लेकिन वैज्ञानिक समाधान जितने दे पाएँ वो आगे आते हैं। और दुनिया भर के, ये तो भारत वर्ष के हैं, इसी तरह से दुनिया भर के जो हमारे संस्थान हैं जो इससे जुड़ रहे हैं उनकी एक कलेक्टिव विजडम बनती है, क्योंकि किसी जियोग्राफी से जुड़ा हुआ नहीं होता है डिजास्टर एसेसिस नो बाउंड्रीज, कोई जियोग्राफिक बाउंड्रीज नहीं है, इसलिए उसके बड़े समाधान हिमालय से प्रस्तुत हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।